Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss about origin of extension education in India. In the previous lecture we have discussed about extension education कि extension education है क्या. तो इससे पहले जब हमने एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो अगर मैं स्टूडेंट्स एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करती हूं तो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सटेंशन एजुकेशन. एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या है? जो एक नॉलेज है, ठीक है, जो हमारी नॉलेज है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है ना, वो क्या है, वो सभी के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं एक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, की बात करूं तो हम इस एग्रीकल्चर सेक्टर्स में मैं जाती हूं अगर फार्मर्स के पास, ठीक है, सपोज मैं एक फार्मर के पास जा रही हूं और उनसे बात कर रही हूं अबाउट द एक्सटेंशन एजुकेशन, या मैं उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूं, तो वो भी क्या एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है. क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन के दो चैनल होते हैं. एक हम जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे उसमें साइंटिफिक नॉलेज हो चाहे वो ट्रेडिशनल नॉलेज हो, विच इज बियॉन्ड द स्कूल एंड कॉलेज लेवल. ठीक है, हम एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं विच इज बियॉन्ड द स्कूल और कॉलेज लेवल. ठीक है, जो कॉलेज और स्कूल के लेवल की एजुकेशन नहीं होती जबकि उनके बियॉन्ड होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम एक्सटेंशन एजुकेशन का नाम देते हैं. लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में मैंने आपको एक दो चीज और बताई थी लास्ट वीडियो में कि एक्सटेंशन एजुकेशन में हम सिर्फ ना नॉलेज की बात करते हैं, नॉलेज के साथ साथ हम किसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो भी हमें फोकस करना चाहिए. कि सपोज करो मैं एक फार्मर के पास जाती हूं, मैंने उसकी फार्मर की प्रॉब्लम देखी और मैंने उनको नॉलेज प्रोवाइड करी. अब उस नॉलेज से या मैं कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसे मेथड बता सकती हूं कि उन फार्मर्स की प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है. तभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन के दो चैनल होते हैं स्टूडेंट्स. एक तो मतलब हम किस तरीके से उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेकंड चीज का मतलब क्या है कि उसके थ्रू, कि एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू किस तरीके से हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये था एक्सटेंशन एजुकेशन. अब एक्सटेंशन एजुकेशन हम इंडिया में बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन कैसे हुआ था इंडिया में. ठीक है, हम इंडिया के एक्सटेंशन एजुकेशन की बात यहाँ पर करते हैं. तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो है इंडिया में, उनका क्या यहाँ पर एम था कि हम किस तरीके से यहाँ पर रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में और अंडर डेवलप्ड एरियाज में हम किस तरीके से यहाँ पर उनकी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं. मतलब जो यहाँ पर ऐसे एरियाज है जहां पर जो अंडर डेवलप्ड रीजन है, जहां पर ज्यादा एजुकेशन लोगों के पास नहीं है, उस एजुकेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. कि कौन कौन से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आए थे जो कि एक्सटेंशन मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, जो कि क्या करते हैं, किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. जैसे यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट चले थे, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं थे, जबकि वो एक कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम जब भी कम्युनिटी डेवलपमेंट की भी बात करते हैं तो वो भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है. क्योंकि हम एक कम्युनिटी एजुकेशन में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में हम उस एरिया की प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं गाइस, उसकी एरिया की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पर जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सटेंशन एजुकेशन में यहाँ पर ना सिर्फ प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स आते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट हेल्प करती है कोई भी आपकी स्कीम या पॉलिसीज से या प्रोग्राम से, और जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक माल न्यूट्रिशन का केस. ठीक है, एक यहाँ पर एक अंडर डेवलप्ड रीजन है जहां पर लोगों को माल न्यूट्रिशन के बारे में इतना आइडिया नहीं है. मैं वहां पर जाती हूँ गांव में विजिट करने और मैं उन लोगों को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करती हूँ. ठीक है, तो जैसे ही मैं उनको माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को के बारे में अवेयर कर रही हूँ और मैं उनको क्या कर रही हूँ, मैंने उनको थेराप्यूटिक फूड दे दिए. पहले मैंने बताया कि आपको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, अब वो सिंपल टर्म्स में मैंने उनको एक लेमन लैंग्वेज में समझा दिया, क्योंकि उनको बुकिश लैंग्वेज या टेक्निकल टर्म्स वो लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, इलिटरेट है, तो हम उनको अपनी नॉर्मल भाषा में एक लेमन लैंग्वेज में उनको सब बता देते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन है क्या और ये एक्सटेंशन एजुकेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो मैंने उनको माल न्यूट्रिशन के बारे में बताया, बेसिक बताया, और मैंने उनको कुछ यहाँ पर थेराप्यूटिक डाइट्स प्रोवाइड कर दी. अब थेराप्यूटिक डाइट क्या करेगी, ना सिर्फ न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करेगी, जबकि डिजीज को भी क्योर करती है.
तो वो भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है। तो इंडिया में किस तरीके से ओरिजिन हुआ एक्सटेंशन एजुकेशन का, उसके बारे में हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेटअप हुआ था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंडिया में वो कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही क्या मिलता है हमें गाइस, एग्रीकल्चर से ही हमें यहाँ पर फूड मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में। अब इसकी बिगनिंग कब हुई थी, 1860 में इसकी बिगनिंग हुई थी। और ये कहां पर स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ही एक्सटेंशन एजुकेशन को यूज किया गया था। क्योंकि यहाँ पर गाइस जब भी हम एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हैं तो ना सिर्फ हम एक इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जबकि ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं किसी भी कम्युनिटी की या किसी भी सेक्टर की। तो सबसे पहले फोकस कहाँ किया गया था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। के.एन. सिंह जो थे, के.एन. सिंह को हम कौन बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया। फादर जो एक्सटेंशन एजुकेशन के वो कौन है, के.एन. सिंह है। अब इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। तो इंडिया में सबसे पहले डेवलप हुआ था यहाँ पर स्टेज 1 में, जिसको हम प्री इंडिपेंडेंस इरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टेज 1 था प्री इंडिपेंडेंस इरा मतलब इंडिपेंडेंस होने से पहले। ठीक है, भारत आजाद होने से पहले जो इरा चल रहा था, तो यहाँ पर उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस स्टेज में बहुत सारे एफर्ट लिए गए थे रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट की, हम यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले क्या था, कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए थे, किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, कि जो रूरल एरियाज हैं उसमें हम लोगों को कैसे नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, यही तो एक्सटेंशन एजुकेशन है। ठीक है, अब सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आया था, दिस इज आइडियल विलेज प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा आया था, सबसे पहला प्रोजेक्ट आया आइडियल विलेज प्रोजेक्ट, जो कि किसने दिया था, सर डेनियल हैमिल्टन ने 1903 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। कहां पर, सुंदरदम विलेज में। ठीक है, सुंदरम विलेज में ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, क्योंकि अब हम गाइस रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स चालू हुए थे रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से, कि किस तरीके से हम रूरल एरियाज को सुधार सकते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट चालू हुआ था दैट इज आइडियल विलेज प्रोजेक्ट, जो कि 1903 में स्टार्ट हुआ था। सर डेनियल हैमिल्टन ने इसको स्टार्ट किया था सुंदरम विलेज में, जो कि चेन्नई के पास है। इस प्रोग्राम में कोऑपरेटिव डिपॉजिट इंस्टीट्यूट को एक सेटअप किया गया था। इनके साथ जो प्रोग्राम है हेल्थ लिटरेसी और स्मॉल इंडस्ट्रीज को वहां पर भी सेट किया गया था। और एम्फेसाइज किस पे था, कि किस तरीके से हम रूरल डेवलपमेंट में जो अनएम्प्लॉयड यंग फार्मर्स हैं उनको हम किस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब आप किसी को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हो मतलब कोई नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, या कोई काम प्रोवाइड कर रहे हो, या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है। तो जो आइडियल विलेज प्रोजेक्ट आया था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1903 में स्टार्ट हुआ था सुंदरम विलेज में। इस प्रोग्राम में 1903 में एक इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ था, जिसमें किसकी बात की गई थी, कि हम किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। किस पे एम्फेसाइज किया गया था, कि किस तरीके से हम अनएम्प्लॉयड जो यंग फार्मर्स है उनको हम कैसे डिपेंडेंट बना सकते हैं। फिर सेकेंड जो प्रोजेक्ट चालू हुआ था दैट इज श्री निकेतन प्रोजेक्ट। ये श्री निकेतन प्रोजेक्ट क्या था, श्री निकेतन प्रोजेक्ट को श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड था, विलेज डेवलपमेंट। ये अगेन कहाँ पे किससे रिलेटेड था, कि हम किस तरीके से रूरल एरिया की या विलेज को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री एल.एम. हर्स्ट का क्या हुआ, इनकी हेल्प ली, इनके साथ जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट थे उनके साथ ये प्रोग्राम चलाया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर इफ सम विलेजेस वर डेवलप्ड द अदर विलेजेस आर आल्सो बी इंस्पायर्ड एंड द प्रोग्राम ऑफ विलेज डेवलपमेंट विल स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, श्री निकेतन प्रोजेक्ट ने, श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था रूरल डेवलपमेंट पे, और किसके साथ डेवलप किया था, श्री एल.एम. हर्स्ट के साथ मिलकर इन्होंने ये प्रोजेक्ट को चालू किया। इन्होंने बोला कि अगर हम कुछ विलेजेस को डेवलप कर देंगे तो दूसरे विलेज भी क्या होंगे, हमारे प्रोग्राम को देख के इंस्पायर होंगे, और वो भी क्या कर लेंगे, हम विलेज उनकी भी डेवलपमेंट कर देंगे। आपने जनरली देखा होगा कि अगर एक विलेज डेवलप होता है तो दूसरे विलेज के लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं कि अगर उन्होंने डेवलपमेंट कर ली तो हम पीछे क्यों हटे। तो जो प्रोजेक्ट चालू हुआ था श्री निकेतन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में यही था
कि उन्होंने क्या सोचा, श्री रविंद्रनाथ टैगोर और एल.एम. हर्स्ट ने, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम एक विलेज को डेवलप कर दे तो दूसरे विलेज के लोग भी क्या होंगे, इंस्पायर हो जाएंगे और यहाँ पे जो है स्प्रेड होगा। इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे फ्रॉम वन विलेज टू द अनदर। इस तरीके से क्या होगा, हर एक विलेज की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर एक डेवलपमेंट देखकर दूसरे विलेज के लोग भी यहाँ पर क्या होंगे, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा और वो क्या करेंगे, अपने विलेज को सुधारने में भी हेल्प करेंगे। तो श्री निकेतन विलेज जो वेलफेयर इंस्टीट्यूट था वो उसको कब इस्टेब्लिश किया गया, 1920 में उसको इस्टेब्लिश किया गया। किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था कि किस तरीके से जो रूरल पीपल है उनकी नॉलेज को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बता सकते हैं, किस तरीके से हम उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनके लिए हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा श्री निकेतन प्रोजेक्ट का ही पार्ट था। अगेन किससे रिलेटेड था, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट आता है गुड़गांव प्रोजेक्ट। ये जो गुड़गांव प्रोजेक्ट है इसको कब किसने स्टार्ट किया था, एफ.एल. ब्रेन ने 1920 में। ये वाला क्वेश्चन जो है गाइस एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि काफी बार एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग में। ये जो क्वेश्चन आया था, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके पास यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए थे, कौन से ईयर में क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो उसके बारे में बताया हुआ था। तो यहाँ पर गाइस आपको एफ.एल. ब्रेन को किसके साथ मैच करना है, गुड़गांव प्रोजेक्ट के साथ। श्री निकेतन प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया था, श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने। एंड जो आइडियल विलेज प्रोजेक्ट था वो किसने स्टार्ट किया था, डेनियल हैमिल्टन ने। तो ये आपको ऐसे वन साइड पे नाम दे दिए जाएंगे और यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट के नाम बता दिए जाएंगे, तो आपको इससे मैच करना होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट जिन ने स्टार्ट किए थे उनका नाम आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उनका नाम आपको लर्न करना है। गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया था, एफ.एल. ब्रेन ने 1920 में। उन्होंने ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था किसके लिए, ताकि हम रूरल एरिया जो है उसको हम अपलिफ्ट कर सके, ठीक है। जो रूरल एरिया है, जो गांव के लोग हैं, जो गांव का एरिया है, उनको हम क्या कर सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस कर सके, ठीक है, उनकी क्वालिटी को बढ़ा सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में जो भी विलेजेस हैं उनकी अपलिफ्टमेंट की बात की गई थी एफ.एल. ब्रेन ने, जिसको फेमस एक गुड़गांव प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या थे इस प्रोजेक्ट के, कि मैक्सिमम क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ताकि जब ज्यादा क्रॉप उगाओगे तो लोगों के पास खाने की कमी नहीं होगी, है ना, खाना प्रॉपर लोगों को मिलेगा। और जब खाना प्रॉपर मिलेगा तो लोगों की क्या होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी और उसके साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन भी इंप्रूव होगी एंड उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ये जो बात की गई थी, किसमें बात की गई थी, गुड़गांव प्रोजेक्ट में, जो कि किससे रिलेटेड था, एजुकेशन, हेल्थ और रूरल अपलिफ्टमेंट की इसमें बात की गई थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गुड़गांव प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है सेवाग्राम गांधी जी। अब ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सेवाग्राम गांधी जी, इन्होंने एक वेलफेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका क्या नाम था, सेवाग्राम, ठीक है। उन्होंने एक आश्रम एस्टेब्लिश किया था वारधा में 1920 में। इस प्रोजेक्ट में क्या था, उन्होंने बोला था कि हम किस तरीके से यहाँ पर लोगों के मन में पेट्रियटिज्म की भावनाओं को भर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो लोग हैं उनमें पेट्रियटिज्म की यहाँ पर उनमें कैसे हम फीलिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था वो किससे रिलेटेड था, कि टू प्रिवेंट द इकोनॉमिक एंड सोशल सप्रेशन ऑफ पीपल एंड टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म अमंग देम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम लोगों को पेट्रियटिज्म की, देशभक्ति की भावनाएं उनमें जगाएंगे ताकि वो क्या कर सके, अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके, जो भी प्रोग्राम है उनमें पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, और अपने वेलफेयर के लिए उन्होंने, तभी तो इसको वेलफेयर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, अपने वेलफेयर के लिए, कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, ताकि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो किस तरीके से अपने आप को अच्छा बना सकता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इनहांस कर सकता है। तो सेवाग्राम गांधी जी जो प्रोजेक्ट था, नाम से पता चल रहा है आपको सेवाग्राम, इन्होंने आश्रम बनाया एक 1920 में। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि किस तरीके से हम लोगों में देशभक्ति की भावनाओं को भर सकते हैं। और ये जब ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ तब गांधी जी ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ठीक है, गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हम किस तरह, ये एक हेल्थ प्रोग्राम था बेसिकली,
हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम है वुमेन वेलफेयर का कि हम किस तरीके से वुमेन वेलफेयर को एनहांस कर सकते हैं, किस तरीके से गांव में सैनिटेशन और हाइजीन प्रैक्टिसेस लोगों के अमंग फॉलो करा सकते हैं, किस तरीके से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और एडल्ट एजुकेशन कैसे हम प्रोवाइड यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर अपनी मदर टंग में क्या है बात करना, ठीक है, अपनी मदर टंग को कैसे हम क्या कर सकते हैं इनहांस कर सकते हैं। तो जो गांधी जी ने प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था 1920 में, ये आपको ईयर्स भी याद होना चाहिए और किसने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट्स के बारे में काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है मर्थनदाम प्रोजेक्ट, ठीक है, मर्थनदाम प्रोजेक्ट जो था ये भी रूरल डेवलपमेंट के लिए ही था कि हम किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। मर्थनदाम एक विलेज है जो कि कहाँ है, त्रिवेंद्रम में है, केरला स्टेट में। तो डॉक्टर स्पेंसर हेच ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, मर्थनदाम प्रोजेक्ट, जो कि रूरल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड था कि हम किस तरीके से गांव की डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले लोगों के मन में सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेंगे, जो लोगों के थॉट्स हैं, ठीक है, जो लोगों के मन में थॉट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उनके माइंड को यहाँ पर बदलना पड़ेगा। मेंटली लोगों को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि वो अच्छे सोचा, वो एक नैरो नहीं सोचे, वो क्या करे सभी लोगों को साथ में लेकर चले और उनका जो थॉट प्रोसेस है उनको हम किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। तो लोगों को क्या है कि हम किस तरीके से मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से वो डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। लोगों को कैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, क्योंकि वीक पर्सन काम नहीं कर पाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए लोगों का ऑन द सोशल बेसिस ऑल्सो, ठीक है, सोशली जो है हम किस तरीके से लोगों को यहाँ पर एनहांस कर सकते हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हम किस तरीके से करा सकते हैं। तो ये बात हुई थी किस प्रोजेक्ट में, मर्थनदाम प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है यहाँ पे बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो ये बड़ौदा विलेज का रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था ये किसने स्टार्ट किया था, ये किया था बीटी क्रिस्टीना मैचारी बड़ौदा में 1932 में, ठीक है, क्रिस्टीना मैचारी ने ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था 1932 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम किस तरीके से एजुकेशन को स्प्रेड कर सकते हैं, साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम कैसे यहाँ पर स्प्रेड कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे वो एडल्ट एजुकेशन की बात हो, इसमें हम किस तरीके से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को या वेलफेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी तो एक एक्सटेंशन एजुकेशन ही है कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उस नॉलेज के हिसाब से किस तरीके से वो अपने वेलफेयर को एनहांस कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है। फिर यहाँ पे आया इंडियन विलेज सर्विस। इंडियन विलेज सर्विस जो है अलीगढ़ यूपी में, उधर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था अगोसोली में, जो विलेज है अलीगढ़ में यूपी में, वहां पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1945 में। किसकी गाइडेंस में, डॉक्टर WH विशर, ठीक है, WH विशर थे जिन्होंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था इंडियन विलेज सर्विस में। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोगों को इस तरीके से एजुकेट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लोगों को इस तरीके से एजुकेट करेंगे ताकि वो अपनी खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। भाई अगर लोग एजुकेट नहीं होंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इनका मेन मोटो क्या था कि हम लोगों को इतना एजुकेट करेंगे कि कम से कम वो अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सके, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगेन माल न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल की बात करूं तो हम क्या करेंगे, उनको इस तरीके से पढ़ाएंगे माल न्यूट्रिशन के बारे में कि वो एटलीस्ट माल न्यूट्रिशन के बारे में समझे और अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो ये था इंडियन विलेज सर्विस। तो यहाँ पर लोगों को इंस्पायर करने के लिए क्या ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, हम किस तरीके से लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्र विकास योजना। ये फिक्र विकास जो योजना है ये स्टार्ट हुई थी 1946 में। किसने स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एट द फिक्रा लेवल। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1946 में, ठीक है, फिक्र विकास योजना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पीपल, किस तरीके से हम ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, रूरल एरिया में किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना सिर्फ रूरल इन्वायरमेंट में कौन कौन से सेक्टर की बात हुई थी, एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज, किस तरीके से हम ये सारी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाए, एनहांस हो जाए। वो था स्टेज 1 का जो कि प्री इंडिपेंडेंस इरा था, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड स्टेज, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा मतलब इंडिपेंडेंसी के बाद, ठीक है, भारत आजाद होने के बाद जो समय आया था, जो इरा आया था, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस इरा में किस पे फोकस किया गया था, रूरल डेवलपमेंट पे,
ठीक है, किस पे फोकस किया गया था, रूरल डेवलपमेंट की बात हुई थी, ठीक है, और किसकी बात की गई थी, लोगों को एजुकेट करना, ठीक है, और मतलब बेसिकली इसमें हम एडल्ट एजुकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, एडल्ट एजुकेशन की बात की गई थी। और यहाँ पे किसकी बात की गई थी, मेन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू की, कि हम लोगों को इतनी नॉलेज प्रोवाइड करें कि एटलीस्ट वो अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर पाए। तो यहाँ पर किसकी बात हुई थी, हेल्थ सेक्टर की, एजुकेशन की, रूरल डेवलपमेंट की, और साथ साथ क्या करें हम, एग्रीकल्चर फील्ड में इतने सारे क्रॉप्स उगाए ताकि लोगों के पास खाने की कमी ना हो। तो इन सब की बात की गई थी एक्सटेंशन एजुकेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा जो है उसमें किस पे फोकस किया गया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में फोकस किया गया था अगेन इसी एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहला क्या था, ग्रो मोर फूड कैंपेन। तो पहले तो हमने प्री इंडिपेंडेंस इरा की बात कर ली जिसमें रूरल डेवलपमेंट की बात की गई थी। अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की बात करते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या था, कि अभी इसी एग्रीकल्चर सेक्टर को हम कैसे और एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1947 में वो था ग्रो मोर फूड कैंपेन, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में क्या था, इस प्रोजेक्ट में था कि हमें यहाँ पर 1947 में ग्रो मोर फूड, ये नाम से ही पता चल रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, फूड को उगाना है। मींस यहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हमें क्या करना है, हाई करना है, मैक्सिमम हमें क्रॉप्स उगानी है, मैक्सिमम यहाँ पर क्या करना है, लोगों को नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में अवेयर करना है, न्यू सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे हम फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि हम क्या कर सके, नए नए क्रॉप्स को यहाँ पर ग्रो कर सके। नेक्स्ट है यहाँ पे इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था ये भी रूरल डेवलपमेंट के लिए ही था, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, 1948 से 1952 में। इस प्रोजेक्ट में किसके बारे में बात हुई थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। ये इटावा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और इसको किसने स्टार्ट किया था, इसको स्टार्ट किया था एल्बर्ट मेयर ने। मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना कि कैसे आता है, मैच द फॉलोइंग में, जैसे यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया था, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, तो वो किसने दिया था, एफएल ब्रिन ने। ये आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे आपसे इटावा प्रोजेक्ट का पूछेंगे, तो इटावा प्रोजेक्ट कब आया था, इटावा प्रोजेक्ट किसने दिया था, सॉरी, इटावा प्रोजेक्ट किसने दिया था, एल्बर्ट मेयर ने यहाँ पर दिया था। इस प्रोजेक्ट में किसकी बात की गई थी, कि अब देखो जो प्री इंडिपेंडेंस इरा थी उसमें हमने बात की थी हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और कुछ हद तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा, हम लोगों को थोड़ी इतनी एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे ताकि हम लोगों की वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट कर सके, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। लेकिन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा था उसमें किसकी बात की गई थी, उसमें बात की गई थी कि हम किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करेंगे, यहाँ पर एनहांस करेंगे। अब यहाँ पर जब एनहांसमेंट की बात हुई थी तो ये वाला जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था ये भी किससे रिलेटेड था, कि हम किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे, ग्रीन मैन्योर का यूज करके, बेटर सीड को यूज करके, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को यूज करके, और एडल्ट एजुकेशन से, एंड रीएक्टिवेशन ऑफ द सलाइन सॉइल, किस तरीके से हम सलाइन सॉइल की रीएक्टिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि सलाइन सॉइल से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इसलिए जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज है हम उनका किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक्सटेंशन वर्कर्स को यहाँ पर कलीग्स भी बोला जाता था। तो दिस इज ऑल अबाउट इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद वाला प्रोजेक्ट हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। सो टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।